Assalamu alaikum everyone. We got a new topic today, resting membrane potential. Resting membrane potential. आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने जाएंगे. As any other topic, सबसे पहले मैं आपको इसका ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा ज़बानी कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं. फिर मैं और आप मिलकर साथ व्हाइट बोर्ड को फिल करते जाएंगे और फिर इसको फिल करने के बाद हम इंशाल्लाह आईपैड पर या फिर व्हाइट बोर्ड पर एक मजीद डिस्कशन करेंगे साथ. मैं लिखता जाऊंगा और फिर इंशाल्लाह हम कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे. एनीहाउ हमारे पास टॉपिक आ जाता है आज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? सबसे पहली बात तो ये है कि पोटेंशियल क्या होता है. पोटेंशियल आपने अक्सर देखा होगा बैटरीज जो होती है हमारे पास. ये मिसाल के तौर पर एक बैटरी है. बैटरी का जानना है कि हमारे पास पॉजिटिव पोल होता है और एक हमारे पास नेगेटिव पोल होता है. गर्म तार ठंडी तार वही वाली बात है. एक पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, एक हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल होता है. इसका मतलब क्या होता है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पोल है. इसका मतलब क्या होता है? मतलब इसका ये होता है कि पॉजिटिव पोल यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव आयंस ज्यादा है. दैट्स ऑल. पॉजिटिव पोल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर पॉजिटिव आयंस ज्यादा है. अगर नेगेटिव पोल है, नेगेटिव पोल का क्या मतलब होगा? यहाँ पर नेगेटिव आयंस ज्यादा है. ठीक हो गया. हम बैटरी होती है, बैटरी का एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल. पॉजिटिव पोल पे सारे पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव पोल पे सारे के सारे नेगेटिव होते हैं. फर्क क्या है इन दोनों के दरमियान? अब एक बैटरी है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि वो 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है. 12 वोल्ट का मतलब क्या है? एक खास अमाउंट के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से सेपरेट है. जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, चार्जेस सेपरेट होते हैं एक दूसरे से और वो नहीं मिल सकते आपस में, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं मेरे भाई पोटेंशियल. ठीक हो गया. यही टोटल पोटेंशियल की कहानी है. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. इट इज द पोटेंशियल और द सेपरेशन ऑफ चार्जेस across the membrane of the neuron when it is at rest. पर न्यूरॉन रेस्ट के अंदर होगा, उसकी मेम्ब्रेन के अराउंड एक पोटेंशियल होगा, चार्जेस सेपरेट होंगे, उसकी वजह से एक पोटेंशियल होगा. उसी को हम क्या कहेंगे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक हमारे पास एक एक्सॉन है. यस, ये सिनेप्टिक बल्ब, ये बूट ऑन टर्मिनल भी इसे कहते हैं हम. हमारे पास एक्सॉन है. उसका हम जानते हैं कि एक्सॉन के एक किसी भी सेल के अंदर बाहर सोडियम ज्यादा होते हैं. बाहर हमारे पास कौन से सेल ज्यादा होते हैं? सोडियम ज्यादा होते हैं. और सेल के अंदर कौन सी चीज ज्यादा होती है? एक्सॉन सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम आयन ज्यादा होते हैं. सेल के अंदर हमारे पास कौन सा आयन ज्यादा होते हैं? हमारे पास पोटेशियम आयन ज्यादा होते हैं. यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पोटेशियम है ना. और एक और इम्पोर्टेंट बात, सेल के बाहर और कौन सी चीज होती है? मैं सोडियम को कलर कोड ही रखूंगा इन ब्लू. इसी तरह क्लोराइड. क्लोराइड हमारे पास बाहर ज्यादा है, क्लोराइड अंदर कम होता है. इसी तरह कैल्शियम. कैल्शियम भी बाहर ज्यादा होता है. मैग्नीशियम. मैग्नीशियम सेल के अंदर ज्यादा होता है. प्रोटीन्स सेल के अंदर ज्यादा होती हैं. फॉस्फेट सेल के अंदर ज्यादा होते हैं. किस तरीके से आप याद रखेंगे? जितनी भी चीजें सेल के अंदर ज्यादा है, जितनी भी चीजें सेल के अंदर ज्यादा है, वो पी से स्टार्ट होते हैं. और ये मुझे निमोनिक मेडिकोसिस से मिला था. पोटेशियम, प्रोटीन्स, पी, फॉस्फेट और एक अजीब सा एक है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम भी सेल के अंदर ज्यादा होता है. बाकी सारे पी वाले सेल के अंदर ज्यादा होते हैं. बाकी कौन कौन सी चीजें हमारे पास सोडियम है. हमारे पास क्लोराइड है. हमारे पास और कौन सी चीजें हैं हमारे पास? और इसी तरह बाइकार्बोनेट वगैरह, ये सारी की सारी सेल से बाहर ज्यादा होती है. अब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? सेल के अंदर और सेल के बाहर आयंस की तादाद में एक फर्क है. कुछ आयंस सेल के बाहर ज्यादा है, कुछ आयंस सेल के अंदर ज्यादा है. उसकी वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट होगा, जस्ट लाइक अ बैटरी. सेल के अंदर ज्यादा है, सेल के पोटेंशियल के बैटरी के एक साइड पर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है, एक साइड पर नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है. उसकी वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट हुआ. उसको हम क्या कहेंगे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. न्यूरॉन की रेस्ट सूरत हाल के अंदर अभी वो एक्टिव नहीं हुआ, अभी वो न्यूरॉन सिग्नल नहीं सेंड कर रहा. मिसाल के तौर पे मैंने मसल को कंट्रैक्ट करवाना, मसल को मैं कंट्रैक्ट करवाऊंगा, उसके लिए ब्रेन से एक सिग्नल जाएगा. जब तक सिग्नल नहीं जा रहा, रेस्ट के अंदर है मसल्स, तो हम उसे क्या कहेंगे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल.
पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि फलाने स्टूडेंट के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर कुछ करने की सलाहियत है। एग्जैक्टली इसी तरह यहाँ पर हम कह रहे हैं नाइन्थ के अंदर पोटेंशियल है, क्या मीनिंग है? मीनिंग दैट दे हैव द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन साइड टू द अदर। और इसी तरह नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव आंसर पहले कि यहाँ पर जाएगा ना, लेकिन ड्यू टू सम मैकेनिज्म फिजिक्स के हम उसे नहीं मूव होने दे रहे। ओके, दैट्स ऑल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है इस पूरी डिस्कशन के बाद? इट इज द पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अक्रॉस मेम्ब्रेन व्हेन अ सेल इज एट रेस्ट। सेल जब रेस्ट के अंदर होगा, सिग्नल नहीं सेंड कर रहा, तो हमारे पास क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की ऑपोजिट होता है एक्शन पोटेंशियल, एंड आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ। एक्शन पोटेंशियल कुछ सेल शो करते हैं, मिसाल के तौर पे न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का एक्शन पोटेंशियल होता है वही डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन, जिसको हम जिक्र करेंगे। मसल सेल्स उनके अंदर भी होता है, कार्डिक सेल्स उनके अंदर भी होता है। एक्शन पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ चंद सेल्स के अंदर होता है, लेकिन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस एनफ, इट इज फाउंड इन ऑल सेल्स। ये सारे के सारे सेल्स के अंदर होता है, फाउंड इन ऑल सेल्स। क्यों ये सारे के सारे सेल्स के अंदर है? इसलिए मेरे भाई, क्योंकि सारे के सारे सेल्स, उनके बाहर सोडियम ज्यादा है, क्लोराइड ज्यादा है, बाइकार्बोनेट ज्यादा है, अंदर कैल्शियम ज्यादा है, अंडर पोटेशियम, सॉरी पोटेशियम ज्यादा है, मैग्नीशियम ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है, फॉस्फेट ज्यादा है। ये तकरीबन हर सेल के अंदर पाया जाता है। नतीजतन आप देख सकते हैं क्या नतीजा निकलेगा। चार्जेस सेपरेट हो रहे हैं और वो आपस में मिक्स नहीं कर सकते हैं, हम इसे क्या कहेंगे? मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्योंकि हर न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर रहा, यानी कि एक लिहाज से वो रेस्ट के अंदर ही है, हम उसे क्या कहेंगे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या बात चल रही थी हमारी? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में। हमने ये बात की थी कि पोटेंशियल है मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग अराउंड, जब वो रेस्ट के अंदर होते हैं, एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट करे। मेरे मसल्स ने कंट्रैक्ट करना है, मसल ने कंट्रैक्ट किया, उसके लिए तो सिग्नल गया, लेकिन उससे पहले वो किस हालत के अंदर थे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर। सारे के सारे सेल्स के अंदर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि तकरीबन सारे के सारे सेल्स सब के अंदर ये है। बाहर सोडियम ज्यादा है, बाहर क्लोराइड ज्यादा है, बाहर बाइकार्बोनेट ज्यादा है, अंदर ये चीजें ज्यादा है। नतीजतन उनके अराउंड एक बाउंड्री बन गई है। उन सेल्स के अंदर एक पोटेंशियल है, एक आयंस के अंदर एक पोटेंशियल है, एक सलाहियत है कि वो आउटसाइड टू इनसाइड मूव कर सकते हैं या फिर इनसाइड टू आउटसाइड मूव कर सकते हैं। हम इसे क्या कहेंगे? पोटेंशियल। सारे सेल्स के अंदर पाया जाता है। वैल्यू कितनी है? मिसाल के तौर पे मैंने ये तो बताया ना, 12 वोल्ट की बैटरी है। मिसाल के तौर पे हमारी जो नॉर्मल घड़ी वाले सेल होते हैं, वो जो छोटे से घड़ी के पीछे आप लगाते हैं, वो कितने के होते हैं? 1.5 वोल्ट के। इन कंपैरिजन आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लेकिन न्यूरॉन का कितना होता है? अराउंड -70 में वैल्यू की वैल्यू ये है हमारे पास, ठीक है, हेडिंग हैप्पी हमारे पास नीचे वैल्यू, ये हमारे पास होता है -90 मिली वोल्ट से -70 मिली वोल्ट, इसके दरमियान में होता है। -90 मिली वोल्ट या फिर -70 मिली वोल्ट। ज्यादातर डिस्कशन के अंदर जो हम करेंगे, उसके अंदर हम ये वैल्यू वैल्यू लेंगे। ठीक हो गया? ये वैल्यू किन की है? ये वैल्यू हमारे पास है लार्ज न्यूरॉन्स की, बड़े बड़े न्यूरॉन्स है हमारे पास, मेजर न्यूरॉन्स जो कि सिग्नल ट्रांसमिट करें। ये वैल्यू हमारे पास मसल सेल्स की, मसल्स जो कंट्रैक्शन करनी है, उनके अंदर भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना है। जब ये न्यूरॉन्स हमारे पास खत्म हो जाएगी, नर्व फिजियोलॉजी, उसके बाद हमने उसी टॉपिक को जिक्र करने हैं। और हमारे पास कौन से? हमारे पास कार्डिक मसल सेल्स, हार्ट के जो सेल्स हैं, उनके अंदर भी हमारे पास यही होता है हमारे पास वैल्यू। मैंने अभी ये बात की कि सारे के सारे सेल्स के अंदर पाई जाती है, तो क्या सारे के सारे सेल्स की ये वैल्यू होगी? नहीं। रेड ब्लड सेल्स, यस, आरबीसीज, इनके अंदर भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। कितना? अराउंड -10 टू -20 मिली वोल्ट। यस, इनके अंदर भी हमारे पास है पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया, हर सेल के अंदर बाहर सोडियम ज्यादा है, क्लोराइड ज्यादा है, बाइकार्बोनेट ज्यादा है, कैल्शियम ज्यादा है, अंदर ये चीजें ज्यादा है। एक फर्क है उन दोनों के दरमियान, वो क्या होगा हमारे पास? एक फर्क उनके दरमियान मौजूद है। नतीजतन कुछ पोटेंशियल होगा, वैल्यूज मुख्तलिफ होंगी, लेकिन हर सेल के अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा। ओके, बात ये कि ये क्यों बना है हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अच्छा, एक और
वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं चाहता हूँ आप अपने दिमाग में ड्रिल कर लें। मैं 100 बार भी रिपीट कर लूँ, ये जुमला कम होगा, बारी कम होगी। क्या? ईच न्यूरॉन इज ऑलवेज ऑलवेज मोर पॉजिटिव आउटसाइड एंड नेगेटिव इनसाइड। हर न्यूरॉन, मिसाल के तौर पे न्यूरॉन है, न्यूरॉन में इंटीरियर है, ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है। बाहर पॉजिटिव होगा, अंदर नेगेटिव होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये बात उंगलियों पर याद होनी चाहिए। न्यूरॉन बाहर पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है, इनसाइड नेगेटिव है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, ये वैल्यू क्या है? मैंने अभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू बताई आपको। क्या है हमारे पास? -90। माइनस अंदर वाली चीज है या बाहर वाली? अंदर वाली। क्या मतलब है? इनसाइड आईसीएफ, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, आईसीएफ इनसाइड, इट इज कंसिडर्ड रेफरेंस। रेफरेंस जब भी हम लेंगे तो हम इंट्रासेल्युलर फ्लूइड को लेंगे, हम बाहर वाले को नहीं लेंगे। जब कभी भी हम बात करेंगे तो हम इसकी बात करेंगे, ये इनसाइड सेल की बात करेंगे, आउटसाइड की बात नहीं करेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। आप कह रहे होंगे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्यों जरूरी है? मिसाल के तौर पर हम ये कह रहे हैं -90 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट, ये क्यों जरूरी है ये? बिकॉज इट मेजर्स द एक्साइटेबिलिटी। ये क्या है? कैसे एक्साइटेबिलिटी को मेजर कर रहा है? इंशाल्लाह हम जिक्र करेंगे इसे जब हम जाएंगे एक्शन पोटेंशियल के अंदर। ब्रीफ में आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ मैं। आप लोगों ने ये ग्राफ देखे हुए हैं। क्या होता है हमारे पास? ये डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, अब ये मजीद आगे चला गया हाइपरपोलराइजेशन, नॉर्मल की तरफ आ जाता है। हर न्यूरॉन का एक खास सेट पॉइंट होता है, उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। मिसाल के तौर पे किसी न्यूरॉन का ये है रेफरेंस पॉइंट। हमने से पहले सिग्नल की समेशन के जरिए से टेम्पोरल समेशन, स्पेशल समेशन, वो भी हम इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। इसके बाद हम थ्रेशोल्ड तक पहुंच गए। मिसाल के तौर पे पहले हम थे -90 मिलीवोल्ट तक, -90 मिलीवोल्ट तक। जो थ्रेशोल्ड था, यानी कि वो मिनिमम बाउंड्री जिसके बाद स्टार्ट हो गया, वो हमारे पास क्या था? -55 मिलीवोल्ट। मिनिमम एक लिमिट है, उसके बाद होगा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, उससे पहले नहीं होगा। पिस्टल है, पिस्टल को आप आहिस्ता आहिस्ता दबाते जाए दबाते जाए दबाते जाए, पूरी जिंदगी उसे आहिस्ता सा दबा के रखें, वो फायर नहीं करेगी। जब तक आप एक खास लिमिट से ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे, वो फायर नहीं करेगी। एग्जैक्ट इसी तरीके से। अब सपोज करें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, -90 की जगह हो जाता है मिसाल के तौर पे -120 मिलीवोल्ट। देख रहे हैं? पहले सिर्फ और सिर्फ 35 की फोर्स मैंने लगाई थी, 35 मिलीवोल्ट बाहर के जरिए से, बाहर मैंने कोई फोर्स लगाई 35 मिलीवोल्ट की, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता था। लेकिन इधर देख रहे हैं क्या करना पड़ रहा है? गौर करें ना, इधर मुझे -35 की नहीं, इधर मुझे 65 मिलीवोल्ट की फोर्स लगानी पड़ रही है। यहाँ पर थोड़ी सी फोर्स लगाता था मैं, धाव एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता था, फायर हो जाता था। यहाँ पर इतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, तब जाके एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। और देख रहे हैं नतीजतन ये वैल्यू जरूरी है। अगर ये वैल्यू ज्यादा नेगेटिव हो गई, इसका मतलब ये है कि ज्यादा मुश्किल हो गया सेल के लिए एक्साइट होना। एक्साइटेबिलिटी हैज बीन डिक्रीज्ड। किस पे डिपेंड करता है? स्टार्ट आपने कहां से लिया था। स्टार्ट क्या है हमारे पास? जब न्यूरॉन रेस्ट में था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अच्छा, मैंने भी बात की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट है। ये माइनस क्यों? लाइक वजह क्या है इसके माइनस होने की? और ये वैल्यू तक, ये वैल्यू है इसकी, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये इन तक पहुंचा कैसे है? ये पहुंचा है दो चीजों की वजह से। नंबर वन, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप। वही जो सोडियम पोटाशियम पंप हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल के अंदर, वही चीज। और दूसरा, सिलेक्टिव परमेबिलिटी। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी कहने का क्या मतलब है? देखें, मैंने आपको ये बात बताई कि मिसाल के तौर पे हमारे पास सोडियम है, सोडियम सेल के बाहर ज्यादा कॉमन है, और जो हमारे पास पोटाशियम है वो सेल के अंदर ज्यादा डोमिनेंट है, ज्यादा कंसंट्रेटेड है। पॉजिटिव। नाउ सोडियम अंदर मूव करेगा, यहाँ पर हाई है, यहाँ पर कंसंट्रेशन लो है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है। हाई से लो मूव करेगा तो सेल के अंदर आएगा, अंदर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा है, बाहर कम है। नतीजतन जैसे पोटेशियम बाहर जाएगा,
कंसंट्रेशन का लॉन्ग, यहाँ पे हाई यहाँ पर लो, हाई से लो पे जाएगा तो फिर अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। अब न्यूरॉन की ये सलाहियत, और से मेरे अल्फाज को सुनिएगा, न्यूरॉन की ये सलाहियत कि वो एक आयन को आसानी से जाने देता है, गुजरने देता है अपने से, एक आयन को आसानी से मेम्ब्रेन के क्रॉस गुजरने देता है, दूसरे को नहीं गुजरने देता। इसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप होता है। वेरी गोल्डन वर्ड्स। मेम्ब्रेन का एक आयन को जाने देना, दूसरे को ना जाने देना, इसकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन होता है। और किसकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेनली डेवलप होगा? पोटेशियम की वजह से, सोडियम की वजह से। आप देख सकते हैं वैल्यू क्या है हमारे पास -90, और ये कैलकुलेटेड है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, यानी एक्सपेरिमेंट किए गए, ये मालूम हो गया कि -90 मिली वोल्ट है। यानी कि सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होने वाली वो फोर्स ज्यादा डोमिनेंट होनी चाहिए, तो यानी कि पोटेशियम बाहर ज्यादा जा रहा है, इसकी वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर सोडियम अंदर आ रहा होता, पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा होता, तो अंदर वैल्यू पॉजिटिव ना हो जाती। ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन उसे गुजरने नहीं देते। चूंकि पोटेशियम को गुजरने देता, आसानी से गुजरने देता, उसकी वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, दूसरा क्या हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। मैं इंशाल्लाह व्हाइट बोर्ड इरेज करूंगा मैं, और फिर इंशाल्लाह हम दोबारा इसके ऊपर आएंगे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप पे, बिकॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों के दोनों पॉइंट्स खास तौर पे इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल भी, मेडिसिन के एतबार से भी, और फिजियोलॉजी के अंदर भी, और सिलेक्टिव परमेबिलिटी ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट थिंग जो मैं व्हाइट बॉडी इरेज करने से पहले बताना चाहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, क्योंकि मैंने बार 100 दफा रिपीट करनी है, सिलेक्टिव परमेबिलिटी वे 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 मोर इंपॉर्टेंट देन सोडियम पोटेशियम एटीपीएस1। ये भी नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा, ये भी नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? सिलेक्टिव परमेबिलिटी, सिलेक्टिव परमेबिलिटी, सिलेक्टिव परमेबिलिटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सोडियम पोटेशियम पंप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करने में। दूसरा इसके काम है वो हम जिक्र करेंगे, लेकिन ये वैल्यू बनाने में इसका ज्यादा काम है। ये क्या थी हमारे पास कि वो एक आयन को गुजरने देता है, दूसरे को नहीं गुजरने देता। ठीक हो गया, मैं व्हाइट बोर्ड इरेज करूंगा, फिर इंशाल्लाह हम आ जाए। अब हमारे गुफ्तगू है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दूसरे हिस्से पर, यानी कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप पे। किस पे हमारी अब बात? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ये क्या करेगा? हमारे पास पंप है। पंप क्या होता है? जिस तरह के घर में मोटर होती है, वो हाई पोटेंशियल से हाई ग्रेविटेशनल, लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से, यानी जमीन से हाई की तरफ मूव कराती है। पंप किसे कहते हैं? जो कि एनर्जी को इस्तेमाल करता है और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है। एनर्जी किस सूरत में इस्तेमाल होगी? एटीपी को तोड़ के, एटीपी एज का मतलब है एंजाइम, एक ऐसा एंजाइम को इस्तेमाल करता है जो एटीपी को तोड़ेगा। अब जहाँ नए एटीपी टूटते हैं, एटीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हासिल होता है और एनर्जी रिलीज होती है। कौन सा आयन के ऊपर काम करेगा? ये सोडियम और पोटेशियम के ऊपर। अब इस डायग्राम पर आ जाए। ये एक रफ सी डायग्राम है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को समझने के लिए, लेकिन देखें, ये देखें, ये हमारे पास क्या है? एक इसका हिस्सा, ये हमारे पास पूरा का पूरा जो बना हुआ है ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है। एक हिस्सा इसका बाहर की तरफ है और एक हिस्सा हमारे पास अंदर की तरफ है। बाहर वाला जो हिस्सा होगा वो क्या करेगा? वो दो पोटेशियम के साथ बाइंड करेगा, दो पोटेशियम को पकड़ेगा। बाहर दो पोटेशियम से मिलेंगे, दो पोटेशियम को पकड़ेगा। दो पोटेशियम को पकड़ के वो बाहर से अंदर लेकर आएगा, बाहर से अंदर लेकर आएगा। तब कहेंगे नहीं, एक मिनट, होना तो इसी तरीके से चाहिए कि सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा है, बाहर पोटेशियम कम है, तो हाई से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग मूव करे। या हमारे पास क्या था? डिफ्यूजन। लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं कर रहा। यहाँ पे क्या काम है? नॉर्मल मूवमेंट पोटेशियम की किस तरफ होनी चाहिए थी? यहाँ पर ज्यादा कंसंट्रेशन, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन, हाई से लो की तरफ से मूव करता। नॉर्मल पोटेशियम की मूवमेंट डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग बाहर की तरफ होनी चाहिए थी, लेकिन ये डिफ्यूजन नहीं है। ये हमारे पास क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा। ये हाई से लो की तरफ मूव नहीं करेगा, ये लो टू हाई की तरफ मूव करेगा। ठीक हो गया, समझ आ गई बात? यहाँ पर पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये और ज्यादा कर देगा पंप, ये पंप पोटेशियम कंसंट्रेशन और ज्यादा कर देगा। इसी तरह
यहाँ पर सपोज करें क्या बाइंड करेगा, ये जो तीन लगे हुए हैं सोडियम, ठीक हो गया। अब ये क्या करेगा, ये सोडियम इसको बाहर ले जाएगा, तीन सोडियम को बाहर ले जाएगा। अगेन बाहर क्या चीज ज्यादा होती है हमारे पास, सोडियम ज्यादा होती है। सोडियम पहले से ज्यादा था, अभी से मजीद ज्यादा कर लेगा ये सोडियम को बाहर भेज के। ओके हो गया। एक हमारे पास जो ये पूरा का पूरा मैंने बनाया हुआ है, ये हमारे पास मेजर सब यूनिट है इसका, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप का। एक हमारे पास माइनर सब यूनिट भी होता है, ये जो आप देख रहे हैं ना, एक छोटा सा जो ब्लैक लगाया हुआ है, एक दो यूनिट है हमारे पास, एक हमारे पास मेजर है और एक हमारे पास माइनर है। मेजर का काम क्या है, वही सारा का सारा जो कि मैंने आपको बताया है, एटीपी को तोड़ेगा, तीन सोडियम बाहर, दो पोटेशियम इनसाइड, ठीक हो गया। और माइनर ये एक छोटा सा बनाया हुआ है मैंने ब्लैक का, ये छोटा सा, इसका काम क्या है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ एक है, हमारे लेवल पर बाइंड्स टू मेम्ब्रेन, इस एंजाइम को मेम्ब्रेन के साथ बाउंड करके रखता है। अब ये एंजाइम लाइक इर्द गिर्द तो नहीं मूव कराना, अपनी जगह पे फंसा हुआ है, रुका हुआ है। कैसे रुका हुआ है, अब ये समझ ले कि माइनर वाले ने पकड़ा हुआ है मेम्ब्रेन को, लाइक यूं करके पकड़ा हुआ है, ग्रिप किया हुआ है इसने मेम्ब्रेन को। ओके हो गया। होता क्या, अंदर सेल के अंदर वाली साइड पे एंजाइम के दो हिस्से हैं, एक बाहर है और एक अंदर है। अंदर वाले हिस्से पर तीन साइड्स हैं सोडियम के बाइंड करने के लिए, बाहर वाले हिस्से पर दो साइड है पोटेशियम के बाइंड करने के लिए। जैसे ही अंदर की तरफ तीन सोडियम जमा होंगे, बाहर की तरफ दो पोटेशियम जमा होंगे, ये क्या करेगा, एटीपी को तोड़ेगा। एटीपी इनऑर्गेनिक फास्फेट में एनर्जी हासिल हो जाएगी। एनर्जी किस मूवमेंट में इस्तेमाल होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, इसे आउटसाइड मूव कर देगा। ये सोडियम तीन बाहर, दो पोटेशियम अंदर। अब मुझे समझ आ रही है कि हमारे ये स्टडी क्यों नहीं हो पा रही सही तरीके से। इतना सारी फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद दिमाग ने भी सोडियम पोटेशियम पंप की तरह काम करना स्टार्ट कर दिया। दो टॉपिक अंदर, तीन टॉपिक बाहर। एनी हाउ, ये हमारा मेजर सब यूनिट, माइनर सब यूनिट, और ये हमारे पास पोटेशियम का छोटे से और दो काम है हमारे पास। वो क्या है हमारे पास, नंबर वन, जो हमारे पास एटीपी को बाइंड करने वाली साइड होती है, जो एटीपी को तोड़ने वाला है, वो हिस्सा अंदर की तरफ होता है, सोडियम के बाइंड कराने वाली साइड के साथ। ये वाले जो हिस्सा है यहाँ पर क्या बाइंड करे, एटीपी बाइंड करेगा। बाहर जो पोटेशियम के साथ है, यहाँ पर कौन सा बाइंड करेगा, हाइड्रोक्सिन। इंशाल्लाह भी हम थोड़ी देर के अंदर जिक्र करेंगे इसे। फिलहाल अक्सर सोडियम, छोटी सी दो तीन बातें इसके बारे में मजीद डिस्कस करते हैं, चलिए जल्दी से। सोडियम पोटेशियम पंप को इलेक्ट्रोजेनिक पंप कहा जाता है। इलेक्ट्रोजेनिक, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक, चार्ज, चार्ज को जीन बनाने वाला, इलेक्ट्रोजेनिक। जेनिक का मतलब क्या होता है, बनाने वाला। इलेक्ट्रोजेनिक, चार्ज प्रोड्यूसिंग, चार्ज प्रोड्यूसिंग। ये एक ऐसा पंप है जो कि चार्ज बना रहा है। चार्ज कैसे बना रहा है, मुझे एक बात बताएं। सेल से पोटेशियम की, सेल से पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो रहे हैं, अंदर से पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो रहा है। मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, वही एग्जांपल आप याद रख लें। हाइड्रोजन पे हमारे पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोक्सिल पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अगर मैं हाइड्रोजन को हटा दूं, पॉजिटिव चार्ज को हटा दूं, हमारे पास क्या बचता है, नेगेटिव चार्ज। लिहाजा जैसे ये सोडियम को अंदर बाहर से रिमूव, सोडियम को रिमूव कर देगा, अंदर हमारे पास कौन सा चार्ज बच जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और चूंकि बाहर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, तो बाहर कौन सा चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गया। इस वजह से इसको इलेक्ट्रोजेनिक पंप कहते हैं। दो पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं तीन बाहर जा रहे हैं, दो अंदर आ रहे हैं। दो, तीन की कमी तो पूरी नहीं कर रहे हैं। रिजल्ट, अभी सोडियम पोटेशियम आपने सारा कुछ कर लिया, क्या नतीजा निकला इससे, नतीजा देखेंगे क्या निकला हमारे पास। नंबर वन, सोडियम को इसने कहां मूव कर रहा है, ये बाहर की तरफ मूव कर रहा है, सोडियम इज आउटसाइड। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ आई होगी, सोडियम क्यों ज्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, क्यों हम ये बात करेंगे सोडियम ज्यादा अंदर, पोटेशियम ज्यादा है, सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से, क्योंकि सोडियम बाहर की तरफ मूव कर रहा है। नतीजा सोडियम बाहर की तरफ जा रहा है, तो बाहर सोडियम कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा। और यही जो कंसंट्रेशन जो कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप बना रहा है, इसी पोटेंशियल को हम इस्तेमाल करेंगे जब हमने एनर्जी हासिल करनी होगी, जब हमने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना होगा। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल में सोडियम अंदर जा रहा है, आ रहा है, और वो कंट्रैक्शन हो रही है, वो एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड कर रहा है। कैसे हो रहा है ये, उसके लिए एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी कहाँ है, वो एनर्जी
इस पंप ने एटीपी को तोड़ के सोडियम बाहर स्टोर करके, सोडियम बाहर भेज के बाहर जमा करके स्टोर कर लिया। अब इसकी कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होगी है, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना होगा यही सोडियम अंदर आ जाएगा। सोडियम बाहर जा रहा था, पोटेशियम में क्या डर आ रहा था, अंदर आ रहा था, यानी कि पोटेशियम, सॉरी, पोटेशियम इनसाइड इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक हो गया। फाइनली मुझे एक बात बताएं, सोडियम की दोस्ती किसके साथ है? क्लोराइड के साथ है ना, नतीजतन क्लोराइड बाहर ज्यादा है। क्लोराइड क्यों बाहर ज्यादा है? इसलिए मैंने भाई, क्योंकि क्लोराइड सोडियम के साथ ज्यादा जा रहा है। सोडियम बाहर जा, क्लोराइड ने कहा भाई मैं भी बाहर जाता हूँ, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त बाहर जा रहा है, मैं क्यों ना बाहर जाऊँ। ठीक हो गया। ये हमारे पास इलेक्ट्रोजेनिक पंप डिस्क्राइब हो गया, रिजल्ट इसका हमारे पास क्या हासिल हो रहा है वो भी डिस्क्राइब हो गया। फाइनली एक हमारे पास मुख्तसर सी बात है ऑस्मोटिक पोटेंशियल की, मैं बिल्कुल थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से इस गुफ्तगू का ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप का, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप का बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। क्या है इंपॉर्टेंट बात? एक जनरल असूल आप याद रखने मेडिसिन का, और ये हर जगह पर काम आएगा आपके, सिर्फ रीनल फिजियोलॉजी में बाल जगह पर ये नहीं अप्लाई होता, बल्कि हर जगह पे अप्लाई होगा। आपने इसे हमेशा याद रखना है। वो क्या है? वाटर मूव्स वेयर आयन मूव्स। आयन जिस तरफ जा रहा है पानी ने भाई उसी तरफ जाना है। कहने का क्या मतलब है? सोडियम बाहर की तरफ जा रहा है तो पानी भी किस तरफ जाएगा? वाटर किस तरफ जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा। सोडियम बाहर की तरफ जा रहा है, वाटर भी किस तरफ जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? मुझे एक बात बताएं, ये पंप है हमारे पास, इस पंप ने क्या करना है? इस पंप ने सोडियम को बाहर रिमूव करना है, बाहर भेज देना है इसको। जैसे ये बाहर भेज देगा, पानी भी किधर चला जाएगा, वाटर भी किधर चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। सपोज करें ये पंप काम नहीं कर रहा, क्या सोडियम बाहर जाएगा? नहीं। सोडियम सेल के अंदर ठहरना स्टार्ट हो जाएगा, सारा वाटर किसके अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाएगा? सेल के अंदर। सेल फैलता जाएगा, फूलता जाएगा, फूलता जाएगा, फट जाएगा सेल। This is one of the causes of death of cells in cases of necrosis, in cases of ischemia. क्यों? ऑक्सीजन नहीं है तो आप क्या रेस्पिरेशन कर सकेंगे? एटीपी बना सकेंगे? नहीं है बना सकेंगे। अगर एटीपी बनाने से नहीं बना सकेंगे, ये पंप काम नहीं कर सकेगा, सोडियम बाहर मूव नहीं हो सकेगा, धूम सोडियम सेल के अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। चूंकि ज्यादा सोडियम सेल के अंदर जमा हो रहा है, फट जाएगा सेल। फाइनली हमारे पास नाम है डिजॉक्सन है। डिजॉक्सन क्या काम करता है? मुख्तसर से आप ये गुफ्तगू समझ लो, बिल्कुल छोटी सी। अगेन ये कार्डिक फिजियोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको जिक्र कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये इस पंप की ट्रीट करता है। क्या है हमारे पास? इस सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से सोडियम बाहर ज्यादा जमा हो गया, सोडियम बाहर ज्यादा जमा हो गया। कलर को मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये मार्कर में सूख है। सोडियम बाहर जमा हो गया और पोटेशियम अंदर ज्यादा जमा हो गया। अभी आप उसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, पोटेशियम को। बात क्या है, जब भी कंट्रैक्शन करनी होती है, मिसाल के तौर पे मसल्स कंट्रैक्शन करनी है, किस तरीके से होता है? ब्रेन से मैसेज आता है न्यूरॉन तक, न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, कौन सा? एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन मसल के साथ बाउंड करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देता है, एक लंबे चौड़े मैकेनिज्म के जरिए से कैल्शियम रिलीज हो जाती है सार्कोप्लाज्म के अंदर। मसल के अंदर कैल्शियम की तादाद बढ़ जाती है। जब भी मसल ने कंट्रैक्शन करनी है, क्या होगा? कैल्शियम की तादाद मसल सेल के अंदर बढ़ जाएगी। ठीक हो गया, ये बात याद रहेगी आपको। क्या बात है, जब भी कंट्रैक्शन होनी है तब सेल के अंदर पोटेशियम की तादाद बढ़ जाएगी। जब भी कंट्रैक्शन होनी है तो सेल के अंदर, सॉरी, कैल्शियम की तादाद बढ़ जाएगी। अब कंट्रैक्शन मुकम्मल हो गई है, सेल ने कंट्रैक्ट करना तो हो गया, अब रिलैक्स करना है। रिलैक्स कैसे करेगा? रिलैक्स करने के लिए एक पंप होता है मेरे भाई, उसे कहते हैं एनसीएक्स, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। ये एक्सचेंजर को उन्होंने एक्स के साथ लिख दिया। कहानी क्या है? सोडियम बाहर से अंदर आता है। एक मिनट, अजान हो गई, सॉरी, अजान हो रही थी उसकी वजह से हमने कट किया यहाँ पर। कहानी क्या थी हमारे पास? सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से सोडियम को, चूंकि वो बाहर की तरफ मूव कर रहा था, नतीजतन बाहर सोडियम जमा हो गए। अंदर क्या जमा हो रहे थे? कंट्रैक्शन के वक्त कैल्शियम जमा हो रहा था अंदर, नतीजतन कैल्शियम इस्तेमाल हो गया, सारा का सारा कंट्रैक्शन हो गया सारी की सारी। अब हमने रिलैक्सेशन करनी है। किस तरीके से होगी रिलैक्सेशन?
सोडियम अंदर आएगा, कैल्शियम बाहर चला जाएगा। ठीक हो गया। सपोज करें सोडियम बाहर ज्यादा है, सपोज करें इसकी बाहर एनर्जी थी 100, अंदर इसकी एनर्जी कम है, 100 से ही आ गया मिसाल के तौर पे 20 पे, 100 से 20 पे आ रहा है, बीच में 80 जूल एनर्जी रह गई ना। 80 जूल को कहाँ करेगा, इस एनर्जी को इस्तेमाल करेगा कैल्शियम, कैल्शियम इसको इस्तेमाल करके बाहर चला जाएगा। क्यों कैल्शियम के लिए जरूरी है, क्योंकि अगेन याद रखें कैल्शियम बाहर ज्यादा है। अब कैल्शियम बाहर ज्यादा है, यहां पर से लो कंसेंट्रेशन है या फिर हाई कंसेंट्रेशन है, लो से हाई मूव कराना है हमने, स्टिल हमें क्या चाहिए, हमें अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करना है, तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी या तो एटीपी की सूरत में यूज होगी जैसे कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या फिर वो किसी दूसरे आयन की सूरत में मौजूद होगी, यूज होगी जैसे कि सोडियम। अब अगर उसने सोडियम को मूव करा रहा है, कैल्शियम को बाहर लेकर जा रहा है, कैल्शियम बाहर चला जाएगा, सेल के अंदर कैल्शियम इतना नहीं होगा कंट्रैक्शन करने के लिए, रिलैक्सेशन। अब सपोज करें ये पंप काम नहीं कर रहा किसी भी वजह से, मैंने इस पंप को रोक दिया है, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप था मैंने इसे रोक दिया, क्या सोडियम की कंसेंट्रेशन बाहर जमा हो सकेगी, नहीं ना। क्या अगर सोडियम बाहर जमा नहीं हो पा रहा, क्या सोडियम को इस्तेमाल करते हुए कैल्शियम बाहर जा सकेगा, नहीं जा सकेगा ना। किस तरीके से जा रहा था, सोडियम अंदर जा रहा था, कैल्शियम बाहर जा रहा था, सोडियम अगेंस्ट अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा था, यहाँ पर हाई यहाँ पर लो, हाई टू लो मूव कर रहा था, कैल्शियम बाहर जा रहा था। अगर इसकी कंसेंट्रेशन ही नहीं है, क्या सोडियम कभी मूव करेगा, नहीं। क्या जो ये एनर्जी आ रही थी, क्या वो एनर्जी कभी भी हासिल होगी कैल्शियम को मूव करने के लिए, नहीं। कैल्शियम सेल के अंदर मौजूद रहेगा, कंट्रैक्शन कराता रहेगा। हार्ट फेलियर के अंदर हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट पंप नहीं कर पाता, सपोज करें एमआई है या फिर कोई भी और वजह है, उसकी वजह से हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, हमने हार्ट को पंप कराना, हमने हार्ट की पंपिंग एबिलिटी बढ़ा देनी है। किस तरीके से हम बढ़ाएंगे, हम कैल्शियम की तादाद को बढ़ा देंगे सेल के अंदर। सेल जो कंट्रैक्शन के बाद कैल्शियम को बाहर निकाल देता, हम उसे नहीं निकालने देंगे। कैल्शियम सेल के अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, हार्ट मसल के अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, हार्ट मजबूती से कंट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। हार्ट का अगर कुछ हिस्सा मर गया है तो फिर जो बकिया हिस्सा है वो मजबूती से कंट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि जो कमी थी उसको पूरा कर देगा। ओके हो गया। ये हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डाइजॉक्सिन है। यही हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट, डाइजॉक्सिन इज नॉट सेफ। ये समझ लें आप, कहने का क्या मतलब है। एस्पिरिन है जैसे कि पैनाडोल वगैरह होती है, वो आपको कोई भी दुकानदार दे देगा, डाइजॉक्सिन आपको दुकानदार नहीं देगा। क्यों, इनको नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स कहा जाता है। कहानी ये है कि अगर डाइजॉक्सिन ज्यादा ले ले बंदा, क्या नुकसान हो सकते हैं, एरिडमिया हो सकता है हार्ट का। मतलब ये कि हार्ट एक मजबूत खास तरतीब में कंट्रैक्शन कर रहा है ना, पहले एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे, फिर ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा, फिर कंट्रैक्शन करेंगे वेंट्रिकल्स, ब्लड बाहर चला जाएगा। डाइजॉक्सिन इस निजाम को बर्बाद कर देते हैं कि कैल्शियम को तो बर्बाद वो सेल के अंदर ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन ये डाइजॉक्सिन इसके अंदर क्या नाम है, अगर ये ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये खतरनाक हो सकता है, रेडिमिया कॉज कर सकता है ये हार्ट। आप सिर्फ और सिर्फ यही बात याद रखें, अगर ये ज्यादा ले लिया जाए तो ये रेडिमिया कॉज कर सकता है। क्या मतलब है इसका, देखें इसको बल्कि मैं यहीं पर से रिमूव करा देता हूं मैं। पोटेशियम ने बाहर से बाइंड करना था और उसने अंदर जाना था, गेस व्हाट, इसी पोटेशियम की जगह पर कौन सी चीज आ गए अटैच कर दिया, डाइजॉक्सिन। क्या ही मतलब है इसका, मतलब ये है मेरे भाई कि अगर बाहर पोटेशियम कम होगा, यानी कि न्यूरॉन के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पोटेशियम की तादाद कम होगी, हाइपोकैलेमिया होगा, तो वहां पर क्या डाइजॉक्सिन, क्या वहां पर डाइजॉक्सिन ज्यादा बाइंड नहीं कर जाएगा, डाइजॉक्सिन ज्यादा बाइंड कर देगा। नॉर्मल पोटेशियम यहाँ पर है, पर थोड़ा बहुत डाइजॉक्सिन है वो कैल्शियम की तादाद बढ़ा देगा, फायदेमंद है। लेकिन अगर क्या हाइपोकैलेमिया होगा, पोटेशियम नहीं होगा, डाइजॉक्सिन क्या करेगा, डाइजॉक्सिन बहुत सारी साइट्स पर बाइंड कर लेगा, इस पर भी बाइंड कर लेगा, इस पर भी बाइंड कर लेगा, इस पर भी बाइंड कर लेगा, बहुत सारी जगहों पर बाइंड कर लेगा, नतीजतन डाइजॉक्सिन का असर बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो एरिडमिया कॉज कर सकता है। क्या कहने का मतलब है, डाइजॉक्सिन ने उसी जगह पर बाइंड करना है जिस जगह पर पोटेशियम है, नतीजतन अगर पोटेशियम की तादाद हमारे पास कम है तो ज्यादा साइट्स अवेलेबल होंगी डाइजॉक्सिन के लिए बाइंड करने के लिए, नतीजतन ज्यादा डाइजॉक्सिन
बाइंड कर जाएगा और एन मुमकिन है डाइजॉक्सन ओवरडोज हो जाए, मीनिंग इन द केसेस ऑफ हाइपोकैलेमिया देयर आर इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ डाइजॉक्सन टॉक्सिसिटी। इंशाल्लाह सीरियस फिजियोलॉजी के अंदर हम इसे मजीद भी डिस्कस करेंगे। एनीहाउ दैट वाज ऑल दैट यू नीड टू नो फॉर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ओके, 3 सोडियम बाइंड करता है, बाहर भेज देता है, 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आता है, एक एटीपी को तोड़ता है, एटीपी बाइंडिंग साइट अंदर की तरफ है। प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब होती हैं कि उसकी 3 लिखनी है आपने, वो आपने ये लिखनी है। 3 सोडियम की बाइंडिंग साइट अंदर की तरफ, 2 पोटेशियम की बाहर की तरफ, एक एटीपीएस साइट अंदर की तरफ। इलेक्ट्रोजेनिक पंप की कहा जाता है 3 सोडियम बाहर की तरफ मूव करेगा, अंदर पॉजिटिव चार्जेस की कमी हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। रिजल्ट क्या है? बाहर सोडियम ज्यादा हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंसंट्रेशन सोडियम ज्यादा हो जाएगी, पोटेशियम की इनसाइड ज्यादा होगी क्योंकि वो अंदर लेकर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन्स मूव, क्लोराइड मूव आउटसाइड। ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जिस तरफ आयंस जा रहे हैं उसी तरफ वाटर जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा आयंस बाहर की तरफ जा रहे हैं, वाटर सारा बाहर की तरफ चला जाएगा। अगर नहीं होगा, अंदर जमाना स्टार्ट हो जाएंगे, सेल फट जाएगा। वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डेथ इन द केसेस ऑफ इस्कीमिया इंफार्क्शन। डाइजॉक्सन का हमने यूज बना के किस तरह सोडियम के अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करने से रिलीज होने वाली एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए कैल्शियम बाहर जाते हैं। अगर ये हमारे पास नहीं होगा इसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कैल्शियम बाहर मूव नहीं कर सकेगा, वो मजबूती से कंट्रैक्शन करेगा, लेकिन एरिथमिया कॉज कर सकते हैं। और खास केसेस ऑफ हाइपोकैलेमिया के अंदर बाहर पोटेशियम कम होगा, ज्यादा साइट्स अवेलेबल होंगी डाइजॉक्सिन के बाइंड करने के लिए, डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो सकती है। ओके हो गया जी। अब इसके बाद हम जिक्र करेंगे सेलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रिमेनिंग हमारे पास कुछ पॉइंट्स रह गए थे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू रिवाइज क्या था हमारे पास? जब एक न्यूरॉन रेस्ट के अंदर है, अभी इसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, कंट्रैक्शन कर ली, अभी नहीं कर रहा ये रिलैक्सिंग सूरत हाल के अंदर, उस रिलैक्सिंग सूरत हाल के अंदर भी मेम्ब्रेन क्या गिर्द आयंस सेपरेट होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इनसाइड हमारे पास आउटसाइड के मुकाबले में ज्यादा नेगेटिव होता है, अंदर की तरफ नेगेटिव ज्यादा होता है, बाहर की तरफ पॉजिटिव ज्यादा होता है। दो वजूहात की वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। एक सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, जिसके बारे में हमने सारी चीजें डिस्कस की थी और हमने कुछ क्लिनिकल चीजें भी पढ़ी थी उसके बारे में। और एक है हमारे पास सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। ठीक हो गया। अब आज हमारे सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, बल्कि ये क्या बोला है हमारे पास? सिलेक्टिव परमिएबिलिटी ये बताती है कि सम आयंस इजीली पास थ्रू मेम्ब्रेन, कुछ आयंस बगैर किसी मसले के मेम्ब्रेन के अकॉर्ड मेम्ब्रेन के गिर्द गुजर जाते हैं, कुछ नहीं गुजर पाते। मेरे कहने का क्या मतलब है? हमारे पास एक आयन है मिसाल के तौर पे पोटेशियम, याद है ना आपको? पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा होता है, सोडियम सेल के बाहर ज्यादा होता है। पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा है, पोटेशियम आसानी से बाहर जा सकता है, पोटेशियम आसानी से सेल के बाहर जा सकता है, पोटेशियम आसानी से सेल के इर्द गिर्द मूव कर सकता है, अंदर जा सकता है और सारा कुछ बाहर जा सकता है। लेकिन सोडियम आसानी से नहीं जा सकता। सोडियम आप कह रहे हैं कि अंदर आ सकता है? नो, सोडियम अंदर नहीं आ सकता। आप कह रहे हैं अच्छा कि अगर वो अंदर नहीं आ सकता तो क्या वो बाहर जा सकता है? अगर मिसाल के तौर पे अंदर कोई सोडियम भरा हुआ है, क्या वो बाहर जा सकता है? नहीं जा सकता, यानी कि बहुत मुश्किल से जा सकता है। यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी क्या कहती है कि मेम्ब्रेन कुछ आयंस को आसानी से गुजरने देती है, कुछ आयंस को नहीं गुजरने देती। ये हमारे पास सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। आप पूछ रहे होंगे कि इस सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का इसके साथ क्या ताल्लुक है? जी बिल्कुल ताल्लुक है। देखिए कैसे। मुझे एक बात बताया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने जिक्र किया था कि कितना होता है? -90 मिली वोल्ट। कुछ किताबों में -70 भी लिखा हुआ है, हम सब यही वैल्यू लेंगे अभी के लिए। अब इस पे आप गौर कीजिए थोड़ी देर के लिए। ये हमारे पास क्या है? -90। -90 क्यों है? देखें जी, मैंने भी बताया कि पोटेशियम आसानी से सेल के इर्द गिर्द गुजर सकते हैं, सेल आसानी से बाहर, पोटेशियम आसानी से बाहर जा सकता है। अगर पोटेशियम आसानी से बाहर चला जा रहा है, अंडर पॉजिटिव चार्ज की कमी हो जाएगी, तो अंदर चार्ज कौन सा आ जाएगा हमारे पास? नेगेटिव। वही एग्जांपल, HOH वाटर, H2 हाइड्रोजन O,
ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव चार्ज को हटा दें, अगर ये पॉजिटिव चार्ज हम हटा दें, पीछे क्या बचता है? नेगेटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज सेल से हट रहा है, सेल से बाहर जा रहा है, तो पीछे क्या बचेगा? नेगेटिव चार्ज बचेगा। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का। क्या क्या था हमारे पास? सिलेक्टिव परमिएबिलिटी हमें यह बता दें, कुछ आयंस आसानी से सेल के गिर्द मूव कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। पोटेशियम सबसे ज्यादा आसानी से सेल को क्रॉस कर सकता है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। सोडियम इतनी आसानी से नहीं कर सकता। चूंकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिली वोल्ट है, माइनस के अंदर है, नतीजतन पोटेशियम बाहर जा रहा है, उसकी वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ये -90 तक कैसे पहुंचे हैं? लाइक माइनस क्यों आ रहा है यहाँ पर? इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मेन सेल मेम्ब्रेन जिस आयन को अपने गिर्द से गुजरने देता है वो पोटेशियम है, और पोटेशियम जैसे ही बाहर जाता है अंदर हमारे पास नेगेटिव चार्ज सारा का सारा गिरना आ जाता है। और डेफिनेटली अगर ये बाहर जाता है, बाहर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये बात मैंने आपको बताई भी है कि रेस्ट हालत के अंदर, जब न्यूरॉन रेस्ट के अंदर होता है, बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। थोड़ा बहुत, बिल्कुल थोड़ा सा सोडियम भी अंदर आ सकता है, सोडियम भी अंदर आ सकता है। लेकिन लेकिन मैं ये बात ज्यादा जितनी भी ज्यादा दबाव लेकर बात कर लूं कम है। पोटेशियम बहुत ज्यादा, पोटेशियम परमिएबल है बनिस्बत सोडियम की, यानी पोटेशियम आसानी से बाहर जा सकता है, सोडियम इतनी आसानी से अंदर नहीं आ सकता। जिस आसानी के साथ पोटेशियम बाहर जा सकता है, उस आसानी के साथ सोडियम अंदर नहीं आ सकता। पोटेशियम इज पोटेशियम इज 100 टाइम्स मोर परमिएबल। यानी कि अगर एक वक्त में एक सोडियम का आयन आया है, तो उस वक्त तक 100 पोटेशियम के आयन बाहर जा चुके होंगे। इसकी वजह से हमारे पास क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दो बातें हैं उसके अंदर। एक बात, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर, रेस्ट के अंदर न्यूरॉन के बाहर पॉजिटिव ज्यादा होता है, अंदर नेगेटिव ज्यादा होता है। अंदर वाली साइड बाहर के मुकाबले में नेगेटिव होती है। क्यों नेगेटिव होती है? एक वजह सोडियम पोटेशियम पंप थी, 3 सोडियम को बाहर भेज रहा था, पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे थे, तो अंदर कौन सा चार्ज बच जाता है? नेगेटिव चार्ज। दूसरा, पोटेशियम को सेल आसानी से बाहर जाने दे रहा है, पोटेशियम चूंकि आसानी से बाहर जा रहा है, तो अंदर हमारे पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। सोडियम के अंदर आने से थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चूंकि पोटेशियम बहुत ज्यादा आसानी से बाहर मूव कर सकता है, अंदर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। चूंकि ये ज्यादा मूव कर सकता है, ये मेनली कंट्रोल करेगा। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों है, यानी कि क्यों ये बात है कि पोटेशियम आसानी से बाहर जा सकता है जबकि सोडियम आसानी से मूव नहीं कर सकता? पोटेशियम आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, सोडियम नहीं क्रॉस कर सकता मेम्ब्रेन को। क्यों? वजह क्या है? वजूहात कुछ इस तरीके से हैं, देखते जाते हो। नंबर 1, नो नो सिलेक्शन फॉर सोडियम। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये देखें, ये आप देख रहे हैं, मैंने एक चैनल बनाया है, इस चैनल को हम क्या नाम देंगे? कभी नाम, इसको हम कहेंगे पोटेशियम चैनल। पोटेशियम लीक चैनल। हम इसे कहेंगे टैंडम और डोमेन। अल्लाह जाने किसने नाम रखे थे। फिलहाल ये नाम कुछ भी इंफॉर्मेशन खास नहीं दे रहे हैं हमें, सिवाय इस लीक के। ये नाम आप याद कर लें क्योंकि गाइडर ने लिख दिए हैं, हो सकता है वो आपसे पूछ ले, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये क्या है हमारे पास? ये सारे के सारे एक ही चैनल के नाम है। ये चैनल के नाम है ये तीनों। इस चैनल में आप ये देख रहे हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन लगे हुए हैं। ये ऑक्सीजन क्यों लगे हुए हैं? ये देखें, गौर से, बहुत ज्यादा गौर से मेरी बात सुनिएगा। पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, पोटेशियम इन कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन करेगा, पॉजिटिव पोटेशियम का इन कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन होगा। अगर इंटरेक्शन हो पाता है तो होगा क्या? जो ये मेम्ब्रेन, जो ये चैनल है, ये इस तरीके से है, ये क्या हो जाएगा? देखें, बल्कि मैं इसे एक और उसमें बना देता हूं।
पहले चैनल यूं था, अब क्या होगा ये देखें, पहले ये यूं था, धूम, पोटेशियम यहाँ पे आ गया। अब ये क्या होगा, ये ऊपर से बंद हो जाएगा, नीचे से खुल जाएगा, पोटेशियम सारा का सारा अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया। एक वजह ये हमारे पास, वजह थोड़ी की फार फैचड लगती है, लेकिन किताबों के अंदर ये लिखी हुई है हमारे पास। वो क्या है, पोटेशियम आता है वो कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ ताल्लुक कायम करते हैं। अगर वो उनके साथ इंटरेक्ट कर पाता है तो फिर वो क्या कहते हैं, पोटेशियम मूव कर जाता है। लेकिन अगर वो इंटरेक्शन नहीं कर सकते तो सोडियम, तो जैसे कि सोडियम है तो वो मूव नहीं कर सकते। पोटेशियम का आयन साइज बड़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जैसे कि जैसे पीरियोडिक टेबल में हम नीचे जाते हैं, आयन का साइज बढ़ता जाता है। पोटेशियम का साइज बड़ा है बनस्पत सोडियम के, नतीजतन ये देखिए पोटेशियम बड़ा है, पॉइंट आयन के दरमियान आ सकते हैं, यानी कि इनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन करके अंदर चला जाएगा। लेकिन जो हमारे पास है प्यारा सोडियम, सोडियम के बारे में मैंने भी बताया है, पोटेशियम बड़ा होता है, सोडियम छोटा होता है। हम्म, सोडियम, सोडियम क्या है, छोटा सा है, इन दोनों से बहुत ज्यादा दूर है। नतीजतन चूंकि इन दोनों के साथ ये दूर है, इन दोनों के साथ कभी बॉन्ड ही नहीं बना सके, इन दोनों के दरमियान कभी इंटरेक्शन ही नहीं हो सकेगा, रास्ता बंद रहेगा। पोटेशियम के केस में क्या था, जैसे उसने बॉन्ड बनाया, इसने पीछे बताया, धूम, अंदर आ गए। जबकि सोडियम चूंकि छोटा सा, इन ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाता दोनों के साथ, चैनल नहीं खुल पाता। एक और बात, सोडियम, मुझे एक बात बता, हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर बहुत आएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सारे सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। सोडियम पर, पोटेशियम पर, इन सब के ऊपर क्या चार्ज है, इन सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इन सब के ऊपर क्या कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट कर लेते हैं, नतीजतन हमारे पास हाइड्रेटेड आयंस बन जाती है। क्या चीजें बन जाती हैं हमारे पास, हमारे पास हाइड्रेटेड आयंस बन जाती है। यानी कि ये ऐसे आयन हैं जिनके साथ वाटर अटैच कर जाता है। तो मजा आ रही है बात। जैसे कि हमारे पास ये एक ये क्या है, हमारे पास ये पोटेशियम है, जिसके साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल अटैच होगा, इसके साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल अटैच होगा, इसके साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल अटैच होगा, इसी तरह का और वाटर का मॉलिक्यूल अटैच होगा। इस तरीके से ये आयन है, आयन के गिर्द वाटर मॉलिक्यूल्स घेरा डाले हुए हैं। ठीक हो गया। अब बात क्या है, ये वाला आयन पोटेशियम का छोटा होता है, जबकि सोडियम का बड़ा होता है। नतीजतन जो दूसरे चैनल है हमारे पास, एक ये चैनल है हमारे पास और दूसरा भी एक और तरह का चैनल है, वो बस डायरेक्ट यूं है। आप ये समझ लें, यहाँ पर उसका मुंह है, एक ओपनिंग है, और ये हमारे पास दूसरी ओपनिंग है, यहां से आएगा, गुजर जाएगा। अब ये समझ लें ऑलमोस्ट लाइक अ पाइप, लाइक इस तरीके से एक साइड से अंदर जाएगा, दूसरे से बाहर निकल आएगा। अब जो पोटेशियम है उसका साइज छोटा होता है, नतीजतन वो इस दूसरी तरह के चैनल, इस वाले का जिक्र नहीं कर रहा मैं, इस वाले का, इनमें से आसानी से गुजर सकता है। लेकिन सोडियम, सोडियम का मसला है, सोडियम का ये बहुत ज्यादा होता है, बड़ा होता है। क्यों, सोडियम का साइज जो कि छोटा होता है, नतीजतन ज्यादातर ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स उसको घेर लेते हैं। नतीजतन सोडियम बड़ा होता है, वो इस चैनल में से छोटे से रास्ते में से नहीं गुजर। ये थी हमारे पास सबसे पहली बात, क्या थी, नो सिलेक्शन फॉर सोडियम। नंबर टू, इसका जो हाइड्रेटेड आयन होता है वो बड़ा होता है, हाइड्रेटेड आयंस आर बिगर। दो वजूहत थी। नंबर एक, कार्बोनिल ऑक्सीजन पे पोटेशियम था, चूंकि पोटेशियम का साइज बड़ा होता है, अकेले आयन का मैं जिक्र कर रहा हूं मैं, वो इनके साथ इंटरेक्शन कर लेता है। जैसे ही दोनों ऑक्सीजन के साथ वो बाउंड कर जाता है, ये जो चैनल यू था पहले, वो इस तरह हो जाता है। पोटेशियम यहाँ पे आया था, पहले पोटेशियम मिसाल के तौर पे, ये पोटेशियम बीच में पर है इनके, यूं था, यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पे आके रुक गया। अब जैसे यूं खोलेंगे, अब ये नीचे जा सकता है। ठीक हो गया।
जबकि सोडियम की केस के अंदर सोडियम इन दोनों के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता, नतीजतन वो यहाँ तक तो आ जाता है लेकिन यहाँ आके वो फंस जाता है, मजीद आगे मूव नहीं कर सकता वो। दूसरी वजह एक दूसरी तरह के चैनल्स भी हैं हमारे पास, इसके अलावा दूसरी तरह के चैनल्स भी हैं। उस चैनल के अंदर हाइड्रेटेड आयंस गुजर सकते हैं, वो आयंस जिनके इर्द वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो। पोटेशियम का साइज चूंकि छोटा होता है, नतीजतन वो आसानी से मूव कर सकता है, जबकि सोडियम उसका साइज बहुत बड़ा होता है, नतीजतन वो आयन में से नहीं गुजर सकता। एल्डिहाइड से तो गुजर ही नहीं सकता। आप जानते हैं लिपिड बाइलेयर है हमारे पास, बाइलेयर है अनचार्ज मॉलिक्यूल आयंस को वो अपनी जगह से नहीं गुजरने देता। इसका नतीजा क्या निकला है इस पूरी बहस का हमारे पास? नंबर वन, पोटेशियम इज मोर परमिएबल। पोटेशियम आसानी से बाहर जा सकता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम इज मोर परमिएबल, क्योंकि पोटेशियम ज्यादा बाहर जा सकता है, नतीजा अंदर कौन सा चार्ज आ जाता है हमारे पास? नेगेटिव चार्ज। सोडियम थोड़ा सा अंदर आ रहा है, उसकी वजह से थोड़ा पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है, लेकिन ज्यादा नेगेटिव क्रिएट हो रहा है निस्बत पॉजिटिव हो के, पॉजिटिव के ज्यादा नुकसान हो रहा है बनस्बत मुनाफे के, नतीजतन नेगेटिव चार्ज पैदा होगा। नंबर टू, आरएमपी इज अटेन। आरएमपी हमें हासिल हो गया। ये नहीं हमारी टोटल बात। एक मुख्तसर सी बात मैं आपको बताता चलूं, वो ये है कि मैंने यहाँ पर कौन की वैल्यू ली है? -90 मिली वोल्ट। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की ये वैल्यू ली है, -90 मिली वोल्ट। -90 मिली वोल्ट में से -94 बनते हैं पोटेशियम से, पोटेशियम की सिलेक्टिव डिफिशियंसी, यानी कि पोटेशियम बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, इसकी वजह से -94 मिली वोल्ट क्रिएट करो। ये बात याद रखनी है आपने, पोटेशियम की वजह से -94 मिली वोल्ट क्रिएट हो रहा है। सोडियम की वजह से, सोडियम ही तो अंदर आ रहा है ना, थोड़ा सा पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है। कितना पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है? +8, सोडियम की वजह से। ठीक हो गया। फाइनली पंप याद है ना अपना, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप भी तो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर रहा था, वो पॉजिटिव चार्ज, ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस बाहर भेज रहा था, यानी कि अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा था। उसकी वजह से -4, सिर्फ और सिर्फ -4 सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की वजह से होता है। आप गौर कर सकते हैं, इस वैल्यू को हासिल कर लेने से सबसे बड़ा किरदार किसका है? पोटेशियम का है ना, -94 सबसे ज्यादा करीब है। इसकी तरफ सबसे ज्यादा कौन सा लेकर गया है? पोटेशियम लेकर गया है, जबकि सोडियम बहुत ही कम है और इसका और भी ज्यादा कम है। क्या हमें बात हासिल हुई? अच्छा, अगर आप कैलकुलेट करें -94 और -4, -98, -98 +8, 8 जमा करें -98 के अंदर, -90 ओके हो गया। ये हमारी सारी सारी गुफ्तगू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। एक और हमारा छोटा सा टॉपिक रह गया है, बस अब हम उसको कवर कर रहे हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अब हम अपने रिमेनिंग लास्ट पॉइंट पर आ रहे हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आयंस की, कि अगर पोटेशियम की तादाद ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो उसकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता है? अगर कैल्शियम के आयन को तादाद थोड़ी बहुत बढ़ जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे? कैल्शियम से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फिर भी मैं यहाँ पर फिर से जिक्र कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे बात है पोटेशियम की। पोटेशियम का क्या इफेक्ट है हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे? ये देखें, वही जनरल बातें बार बार रिपीट होंगी। यू शुड बी प्रो एट दिस। नो, क्या बात है हमारे पास? बात ये है हमारे पास कि पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा है, सेल के अंदर वो बहुत ज्यादा है, जबकि बाहर पोटेशियम बहुत ही कम है। बाहर कम है हमारे पास, अंदर बहुत ही ज्यादा है। नतीजा था यहाँ पर हाई कंसेंट्रेशन है, यहाँ पर लो कंसेंट्रेशन है। पोटेशियम हाई से लो की तरफ मूव करेगा। ठीक हो गया। अब आप मुझे एक बात बताएं, पोटेशियम इस वजह से मूव करे, अब सपोज करें हाइपोकैलिमिया हो जाए हमारे पास। के क्या है हमारे पास? के कैलियम है, लैटिन या ग्रीक वर्ड है पोटेशियम के लिए। अगर हमारे पास केस हो जाए किसका? हमारे पास केस हो जाए हाइपोकैलिमिया, हमारे पास केस हो यहाँ पर हाइपोकैलिमिया का। क्या हाइपोकैलिमिया का मतलब है? हाइपोकैलिमिया का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे वेन से आर्टरी से ब्लड लिया गया, उसमें तादाद चेक की गई पोटेशियम की, ये चेक किया गया कि पोटेशियम कम है,
किस में से पोटेशियम कम है? ब्लड में से। जब भी आप बात कर रहे हैं हाइपोकैलेमिया की, या फिर सोडियम कम है, सोडियम के लिए Na साइन होता है, Na नाइट्रियम, वो कम होगा तो हाइपोनेट्रीमिया। ईमिया ब्लड, कैलियम से हमारे पास, और हाइपो कम होना। हाइपोकैलेमिया मीनिंग लेस अमाउंट ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड। ये सेल हमारे पास, सेल के अंदर सारा का सारा ब्लड होगा ना, यानी कि सेल से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, ब्लड के अंदर पोटेशियम की तादाद कम हो गई है। पहले से कम थी, इसके मुकाबले में पहले से कम थी, मजीद कम हो गई है। टू गिव यू गाइस सम रेफरेंस, पोटेशियम अंदर कितना था हमने पढ़ा हुआ है, 140 इक्विवेलेंट पर मिलीलीटर। बाहर कितना होता है? अराउंड 4 के अराउंड होता है। सपोज करें 4 से कम हो गया है, 3 पे आ गया है, क्या इफेक्ट होगा वो हमने दिखा। देखिए, अब ये समझ लें कि एक रस्साकशी चल रही है। यहाँ पे क्या चल रही है? हमारे पास रस्साकशी चल रही है। पोटेशियम बाहर की तरफ जाना चाहता है, और थोड़ा सा पोटेशियम, इसकी भी तो एनर्जी है, इसकी भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी है, मोशन है इसके पास, नतीजतन ये थोड़ा सा अंदर आना चाहता है। यस, ये भी थोड़ा सा अंदर आना चाहता है। आप समझ सकते हैं क्यों अंदर आना चाहता है। नंबर एक, इसके पास बीट हो रही थी, एनर्जी है। जब भी हम कहते हैं कि यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे मतलब पोटेशियम बाहर जा रहा है, कोई पोटेशियम अंदर मूव नहीं कर रहा। नो नो, थोड़ा बहुत पोटेशियम अंदर मूव कर रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पर ज्यादा है, ज्यादा मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं बनस्बत अंदर आने वाले हैं। ठीक हो गया। दूसरी बात, रेस्टिंग स्टेट के अंदर, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग स्टेट के अंदर बाहर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अंदर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, पॉजिटिव अंदर की तरफ आना चाहेगा। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है हमारे पास एक रस्साकशी चल रही है। एक पॉजिटिव पोटेशियम है, वो बाहर की तरफ जाना चाह रहा है, और एक पोटेशियम है हमारे पास अंदर आना चाह रहे हैं। सपोज करें अगर कोई ऊपर से रुकावट नहीं है, आसानी से पोटेशियम बाहर जा सकता है, ठीक हो गया। लेकिन अगर ऊपर से रुकावट है, देखें, मुश्किल से जा रहा होगा ना, क्यों? क्योंकि आप ऊपर से रुकावट आ रही है, ऊपर से एक दबाव आ रहा है। आप इसे ये समझ सकते हैं कि ऊपर से एक दबाव आ रहा है, एक प्रेशर आ रहा है, जो कि पोटेशियम को बाहर मूव नहीं करने दे रहा। अगर बाहर पोटेशियम कम हो जाता है, पहले मिसाल के तौर पे यूं जा रहे थे, अगर पोटेशियम कम हो गया बाहर, पहले मिसाल के तौर पे 4 था, अब 4 नहीं, अब सिर्फ उधर 3 हो गया, यानी कि इतना दबाव नहीं आ रहा बाहर से। देख रहे हैं, ज्यादा पोटेशियम बाहर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? पोटेशियम और इसके अंदर, बाहर वाले और अंदर वाले में एक दबाव चल रहा है, एक रेस चल रही है, एक कंपटीशन है। वो अंदर आना चाह रहा है और ये बाहर जाना चाह रहा है। क्योंकि ज्यादा जोर, यहाँ पर ज्यादा पोटेशियम है, ज्यादा कंसेंट्रेशन है इसकी, ज्यादा आसानी से वो बाहर जा सकता है। और अगर बाहर वाला मजीद कम हो गया, मजीद कमजोर हो गया, तो फिर ज्यादा पोटेशियम उस तरफ चला जाएगा। अब आप इसको इस मिसाल से भी समझ सकते हैं। मिसाल क्या है हमारे पास, यहाँ पर 3 बंदे, यहाँ पर 2 बंदे हैं, बराबर स्ट्रेंथ के हैं सारे के सारे, वो एक रस्सी को खींच रहे हैं। अब सपोज करें ये वाले बंदे इस तरफ रस्सी को खींचना चाह रहे हैं, ये चाहते हैं कि रस्सी इस तरफ जाए, तो डेफिनेटली रस्सी इस तरफ जाएगी ना। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा है, ये लोग कम है। अब सपोज करें जो ये लोग कम है, ये मजीद कम हो जाते हैं, क्या असर होगा? बहुत ज्यादा वो इसको अंदर खींच लेंगे, रस्सी को बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींच लेंगे। लिहाजा पहले जब पोटेशियम और इनके दरमियान लड़ाई थी, पहले ये 2 बंदे थे, ये 3 बंदे थे, मिसाल के तौर पर। अब पहले जो था, पहले भी ये जंग जीत रहा था, ये वाला पहले भी जंग जीत रहा था, 3 पोटेशियम थे, उधर 2 थे। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर मजीद कम हो गया, नतीजतन इसकी तरफ मूवमेंट ज्यादा हो जाएगी, यानी कि ये ज्यादा बाहर ले जाएगा। ये कमजोर हो गया, ये मजीद पावर, ये उसके मुकाबले में अब रिलेटिवली ज्यादा पावरफुल हो गया, नतीजतन और ज्यादा प्रेशर बाहर चला जाएगा। अगर आपको स्टिल नहीं समझ आ रही, तो मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। मैं वो क्या है हमारे पास, मुझे एक बात बताए, पोटेशियम बाहर मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना उसका। यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है। पोटेशियम मूव कर रहा है हमारे पास, पोटेशियम मूव्स ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पोटेशियम बाहर जा रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। अंदर पोटेशियम ज्यादा है, बाहर पोटेशियम कम है। अब सपोज करें कंसंट्रेशन, पोटेशियम मूव कर रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, ठीक है, ज्यादा पोटेशियम मूव करेगा। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? देखें, पहले था मिसाल के तौर पे 140,
चार, दोनों के दरमियान कितने का फर्क है? 136 का। अब सपोज करें यहाँ पर 140 है, यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पे 3, ये पर 2 हो गया। अब कितना हो जाएगा? 138। पहले इतना फर्क था, अब ये ज्यादा फर्क हो गया। अब फर्क ज्यादा नहीं हो गया, तो जब फर्क ज्यादा हो जाएगा तो डेफिनेटली ये ज्यादा जीत जाएंगे, यानी कि ये पोटेशियम ज्यादा बाहर मूव कर जाएगा। नतीजतन जैसा अगर पोटेशियम बाहर ज्यादा मूव कर रहा है तो अंदर क्या होगा? अंदर ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मोर नेगेटिव हो जाएगा। हाइपोकैलेमिया के केस के अंदर आरएमपी मोर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक हो गया? दो तरीके से मैंने समझाया। किस तरीके से? नंबर एक, पोटेशियम बाहर जाना चाह रहा है और ये वाला पोटेशियम अंदर आना चाह रहा है, इनके दरमियान एक जोर लगा हुआ है। अगर ये वाला पोटेशियम जो ये नीचे वाला है ये ज्यादा है, इसका जोर ज्यादा है, इस वाले हाथ का जोर ज्यादा है, बट ऊपर वाले के पोटेशियम बाहर ना चला जाएगा। दूसरी बात, पोटेशियम अंदर आना चाह रहा है, जबकि उसके मुकाबले में पोटेशियम यहाँ पर ज्यादा है, नतीजतन ये पोटेशियम बाहर चला जाएगा। इसकी मिसाल क्या है? बिल्कुल इसी तरीके से 3 और 2 बंदे रस्सी लगा रहे हैं, ये पहले जीत रहे थे, लेकिन अगर इस साइड वाले मजीद कम हो गए, पहले 2 थे अब 1 हो गया, नतीजतन ये ज्यादा खींच सकते हैं, अब इनका जोर ज्यादा लगेगा, नतीजतन इस वाली साइड के पोटेशियम का जोर ज्यादा हो गया, यहाँ का कम है, बाहर चला जाएगा पोटेशियम। ओके। दूसरी बात, पोटेशियम किसकी वजह से मूव कर रहा था? ये यहां से यहां पर मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से पोटेशियम मूव कर रहा है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी यहाँ पे हाई है, यहाँ पर लो है, नतीजतन पोटेशियम मूव कर रहा है। मोर ओवर, अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली पोटेशियम की मूवमेंट भी बढ़ जाएगी। पोटेशियम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से मूव करे, जितना ज्यादा पोटेशियम, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उतना ज्यादा पोटेशियम मूव करेगा। तीसरा एक और भी तरीके से आप समझ लें, वो क्या है हमारे पास? वो ये है कि पोटेशियम बाहर जा रहे हैं, यानी कि बाहर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या क्रिएट कर रहे हैं? नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पोटेशियम अंदर आ रहा है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। सपोज करें यहाँ पर से 10 मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं, जबकि एक मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ अंदर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 मॉलिक्यूल अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर से 10 मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं, 10 आयन बाहर जा रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 या 3 आयन अंदर आ रहे हैं। अब अगर ये ज्यादा मूव कर रहे हैं बाहर, तो अंदर ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। ये थोड़ा सा पॉजिटिव क्रिएट करेगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितना ये नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहा है। अब सपोज करें ये पोटेशियम अंदर नहीं आ रहा है या फिर कम अंदर आ रहा है, तो अंदर ज्यादा नेगेटिव नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बाहर जा रहा था, ये नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा था, उसकी कुछ नेगेटिविटी को ये वाला पॉजिटिव अंदर आके बैलेंस कर रहा था। अब ये बैलेंस नहीं कर रहा, क्यों? ये कम हो गया। फाइनली मैं इसे आखिरी तरीके से एक और तरीके से भी समझाऊंगा। किस तरीके से? यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है? हमारे पास नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव इन केस ऑफ हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया के केस के अंदर हमारे पास ये है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मोर नेगेटिव हो रहा है। मुझे एक बात बताएं, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, नर्स पोटेंशियल, याद है आपको? नर्स पोटेंशियल इक्वल टू 61 मल्टीप्लाइड बाय log concentration outside divided by concentration inside, मल्टीप्लाई है, ये ख्याल कीजिएगा। मैं इसको ये लिख सकता हूँ इसको। हाँ बिल्कुल कहा जा सकता है, वही मैंने बात लिखी हुई, मैंने कोई और बात नहीं लिखी। क्या बात थी हमारे पास? नॉन पोटेंशियल इक्वल टू 61 मल्टीप्लाइड बाय लॉग कंसंट्रेशन आउटसाइड और इनसाइड, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी ओवर सी। अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूं तो मैं क्या डालूंगा? कांस्टेंट। ये के क्या हमारे पास? कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या था? कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट को रिमूव कर दें हम, तो हम क्या, हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। इसको आप हटा दें, आपके पास क्या बचेगा? लॉग कंसंट्रेशन आउटसाइड डिवाइडेड बाय इनसाइड। अब मुझे एक बात बताएं, पोटेशियम की कंसंट्रेशन बाहर क्या हो रही है? हमारे पास कम हो रही है। बाहर पोटेशियम कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। तो नॉन पोटेंशियल भी क्या होगा?
कम हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज में कम होना यानी कि वो मजीद नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जितना बड़ा, नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा उतना छोटा होता है ना। ये केस का हमारे पास हाइपोकैलेमिया का। चार प्रूफ्स के जरिए हमने बात मान ली कि हाइपोकैलेमिया के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मोर नेगेटिव होता है। नतीजतन आपको ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। हाइपरकैलेमिया के अंदर क्या होगा, आरएमबी मोर पॉजिटिव, वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक हो गया। अभी हमारे पास आ जाता है कैल्शियम। कैल्शियम को मैं थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र करता हूँ, मैं मजीद इसको हम जिक्र करेंगे एक्शन पोटेंशियल के अंदर। फिलहाल एक्शन पोटेंशियल के अंदर होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर पॉजिटिव है, बाहर अंदर नेगेटिव है। एक्शन पोटेंशियल के अंदर क्या होगा, सोडियम अंदर आएगा। यस, सोडियम उसमें अंदर आएगा। जैसे ही सोडियम अंदर आएगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना स्टार्ट कर देगा। कैल्शियम क्या काम करते हैं, कैल्शियम स्टॉप्स और इनहिबिट्स सोडियम चैनल्स, तो सोडियम चैनल को बंद कर देते। यानी सोडियम है, सोडियम इसमें से मेम्ब्रेन में सब नहीं गुजर सकता, वो आयन है, और ये लिपिड बाइलेयर है, ये हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन है, उसमें से आयन तो नहीं गुजर सकता। सोडियम किसी चैनल के जरिए से गुजरेगा। कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम आके इस आयन को बंद कर देता है। आयन बंद हो जाएगा, क्या सोडियम अंदर आ सकेगा, नहीं आ सकेगा। यानी कि कैल्शियम की मौजूदगी के अंदर सोडियम के अंदर आना मुश्किल हो जाता है। नतीजतन एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट हो पाता। जबकि अगर कैल्शियम कम हो जाएगा हमारे पास, तो ये जो रुकावट ये खत्म हो जाएगी। सोडियम आसानी से अंदर आ सकेगा, बहुत ज्यादा आसानी से अंदर आ सकेगा। उसकी वजह से टेटनी हो जाती है। मजीद डिटेल्स इंशाल्लाह इसकी हम उसमें जिक्र करेंगे, क्या नाम है, एक्शन पोटेंशियल के अंदर। वहां पर इसे हम मजीद भी रिविजिट करेंगे। ये जो आरएमपी मोर नेगेटिव हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता है हमें, इस फर्क को पड़ना चाहिए। वैल्यू -90 है हमारे पास, आरएमपी की वैल्यू हमारे पास -90 है, उससे क्या फर्क पड़ता है हमें। एज ऑलवेज हमेशा आपने एक दफा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक कर लेना। अगर कोई मिस्टेक वगैरह होगी तो मैं इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर आपको कोई मजीद क्वेश्चन में पूछना है, आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चन का भी रिस्पॉन्स कर दूंगा। शुक्रिया।